जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। नमस्कार मंडळी, जय महाराष्ट्र या कार्यक्रमात मी रेश्मा बोडके आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते। एका बाजूला इंटरनेटचा वापर दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे, तर दुसऱ्या बाजूला सायबर क्राईम अथवा सायबर गुन्हे हे यांचं देखील प्रमाण वाढताना दिसून येत आहे। सोशल मीडियाचा वापर करताना, सोशल मीडिया हाताळताना आपण कोणती काळजी घ्यायची या संदर्भात आज आपण चर्चा करणार आहोत। आणि या विषयावर चर्चा करण्यासाठी आज आपण आमंत्रित केलं आहे महाराष्ट्र सायबरचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक माननीय यशस्वी यादव यांना। नमस्कार सर। नमस्कार। कार्यक्रमात आपलं खूप खूप स्वागत। सर, सध्या कोरोनाच्या काळामध्ये काय झालंय की सायबर जे गुन्हे आहेत त्यांचं प्रमाण वाढल्याचं आपल्याला दिसून येत आहे। आपल्या राज्यामध्ये सायबर गुन्हेगारीचं प्रमाण किती आहे किंवा कसं आहे त्याविषयी सांगा। आज की तारीख में साइबर क्राइम ने जो अपने रेवेन्यूज हैं, जो उससे पैसा लोग उगाही करते हैं, वो ड्रग ट्रैफिकिंग रेवेन्यूज को भी पीछे छोड़ दिया है। ये फोर्ब्स की अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है, उसमें ऐसा बोला गया है कि साइबर क्राइम सबसे बड़ा क्राइम सिंडिकेट वर्ल्ड का बन चुका है। इसी के साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो क्राइम्स हो रहे हैं उसमें किसी ना किसी माध्यम से, जो गंभीर गुनह हो रहे हैं, किसी ना किसी माध्यम से कोई ना कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि अभी सुशांत सिंह मर्डर केस है, उसमें भी सारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज, उनके सेल फोन रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी रिकॉर्ड्स, उनका इंटरनेट का यूज़, लास्ट उन्होंने गूगल सर्च क्या किया, लास्ट उन्होंने ईमेल क्या भेजा, ये सब चीज़ें सारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस वगैरह शोध कर रही हैं। ये सब साइबर क्राइम से जुड़ी हुई हैं, साइबर स्पेस से जुड़ी हुई हैं, और इन सब के बारे में हमें जानकारी रखना चाहिए। अब मैं इस बैकग्राउंड के बाद आपके प्रश्न पर आता हूं कि कितना गुनहगारी बढ़ी है। तो कोरोना काल में मैं आपको बता दूं 17% से ज़्यादा साइबर क्राइम केसेस में बढ़ोतरी नज़र आई है, परंतु बहुत सारे ऐसे साइबर क्राइम्स हैं जिनके बारे में रिपोर्टिंग ही नहीं होती है। अच्छा। जैसा कि मैं आपको ये बताऊं कि पोर्नोग्राफी मतलब अश्लील चित्र या अश्लील वीडियोस इंटरनेट पर देखना, उनको प्रसारित करना, जो कि अंडर सेक्शन 67 ऑफ आईटी एक्ट के अंदर प्रतिबंधित है। लेकिन हमने ये देखा है कि कोरोना काल में भारत, जो कि नंबर 12 था विश्व में पोर्नोग्राफी मटेरियल को देखने और प्रसारित करने में, वो नंबर 3 हो गया है अभी। तो इस तरह से बहुत सारे साइबर क्राइम्स बढ़े हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही खतरनाक साइबर क्राइम का विषय है, लेकिन यदि हम सावधान रहें तो बहुत सारा साइबर क्राइम को हम रोक सकते हैं। सोशल मीडियाचे वेगवेगळे प्लॅटफॉर्म आहेत, तर वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवरनं चुकीचे मेसेजेस फिरवले जातात आणि महत्त्वाचं म्हणजे व्हॉट्सअप यावरनं अफवा अशा पसरवल्या जातात। तर मग त्यावर आपण नियंत्रण कसं ठेवतात? वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्म आहे, तुम्ही बरोबर सांगितले, परंतु मुख्य बात इसमें हमें ये समझना चाहिए कि हर एक प्लेटफॉर्म पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की मॉनिटरिंग है। अंडर सेक्शन 69 ऑफ आईटी एक्ट कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग उनको निर्देश दे सकते हैं, जो इंटरमीडियरीज हम लोग बोलते हैं, यानी वो माध्यम जो चलाते हैं। जैसे कि फेसबुक और व्हाट्सएप अभी एक हो गया है, और इंस्टाग्राम, ये तीनों माध्यम एक ही कंपनी चला रही है। तो हर एक कंपनी का एक नोडल ऑफिसर होता है, वो हमारे साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के साथ उनका समन्वय रहता है, हमारा कम्युनिकेशन रहता है। तो अगर कोई ऐसी अफवाह फैला रहा है तो वो आईपीसी और आईटी एक्ट के अंदर एक अपराध है। उसको रोकने के लिए हम उसके बारे में सारे डिटेल्स, या जैसे कि किस एरिया से उसने ऐसी अफवाह फैलाना चालू करा, कौन व्यक्ति है ये, उसके बाकी फ्रेंड्स कौन है सोशल मीडिया में, ये सब चीज़ें हम पता करके उसके ऊपर ज़ीरो इन कर सकते हैं, और उसके ऊपर नॉन बेलेबल मुकदमा, अपराध दाखिल हो सकता है। क्योंकि मैं ये बताना इसलिए आवश्यक समझ रहा हूँ, कुछ लोगों को लगता है कि इंटरनेट में यदि उन्होंने कुछ लिख दिया तो उन तक कोई पहुँच नहीं सकता है। अगर उन्होंने फेक अकाउंट बना लिया, अपने किसी दूसरे के नाम से अकाउंट बना लिया, जैसे कि एंजल प्रिया आज की तारीख में सबसे बड़ा फेक अकाउंट का नाम वापर कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे लड़के एंजल प्रिया बन जाते हैं और लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन उन तक पहुंचना
कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा। अभी हम आपको ये बता दें 14,000 पोस्ट हमने ऐसी आइडेंटिफाई करी पिछले कोरोना काल में 6-7 महीनों में, जो कि डिफेमेटरी थी, मैलिशियस थी और अफवाह फैलाने का काम कर रही थी। इसलिए हमने उनको आइडेंटिफाई किया, उसमें हम लोगों ने 400 से ज़्यादा केसेस रजिस्टर किए और 100 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया है। सध्या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये जर आपण बघितलं तर सगळे ऑनलाईन खरेदीवर भर देत आहेत, म्हणजे ऑनलाईन पेमेंट केलं जात आहे. आणि महत्त्वाचं म्हणजे या काळात काय झालंय की जे सायबर हल्लेखोर आहे त्यांच्याकडून फसवणूक म्हणजे खोट्या वेबसाईट, शॉपिंग वेबसाईट सुरू करून लोकांची फसवणूक करण्यात येते. मग त्यावर विभाग कसं नियंत्रण ठेवतोय? बराबर आहे. ऐसे अटॅक ला आम्ही फिशिंग अटॅक किंवा ऑनलाइन फ्रॉडच्या की संज्ञा देते हैं, उनको ऐसा नाम देते हैं कि ये फिशिंग अटैक्स हैं या ऑनलाइन फ्रॉड्स हैं। उसके माध्यम से नागरिक को ऐसा लगता है कि ओरिजिनल वेबसाइट से खरीदी कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ एक छलावा होता है, एक फेक पेज होता है। पण मग ते ओळखायचं कसं की हे खोटं आहे की खरं आहे? बराबर है। फिर उसके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वगैरह मांगे जाते हैं, उस जो भी सामग्री उसने साहित्य खरीदा है उसके डिटेल्स, उसका पेमेंट करने के लिए जैसे ही वो अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स देता है वो सारे डिटेल्स चुरा लिए जाते हैं। और उन्हीं डिटेल्स, उन्हीं पासवर्ड, पिन और क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट वगैरह से तुरंत ऑनलाइन खरीदी हो जाती है दूसरे विदेशों में। जब तक विक्टिम को पता चलता है, या कई बार वो सो भी रहा होता है तो जिसको ओटीपी मैसेजेस आएंगे तो उसको पता ही नहीं चलेगा और ये खरीदियां हो जाएंगी, या एटीएम्स के द्वारा या ऑनलाइन ट्रांसफर्स के द्वारा उसके अकाउंट से पैसे निकाल के दूसरे अकाउंट में चले जाएंगे। अब इस दूसरा तरीका ये है कि टेलीफोन कॉल्स किए जाते हैं उन नंबर्स पे, और ये नंबर्स हमें मिलते हैं सारे डार्क नेट पे। डार्क नेट में ऐसी गलत चीज़ें की खरीदी फरोख्त बड़े ही चुपचाप तरीके से होती है। तो जैसे 1 लाख अगर आपको नंबर्स खरीदने हैं तो आपको शायद 1,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो अगर आपने 1 लाख नंबर खरीद लिए तो उन सभी नंबर्स पे आप कॉल करना चालू करते हैं। क्रिमिनल्स, साइबर क्रिमिनल्स कॉल करना चालू करते हैं और बताते हैं कि हम आपके बैंक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, एम्प्लॉय हैं, हम आपसे आपके बैंक अकाउंट को अपडेट करना चाहते हैं, आपके क्रेडिट कार्ड को अपडेट करना चाहते हैं, और अगर आपने ये नहीं इन्फॉर्मेशन दी तो आपका क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएगा। अगदी। तो इस चीज़ से रोकना कैसे चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, बहुत बड़ा विषय है। जैसा कि मैंने आपको बताया जमतारा स्कैम, वो सेकंड कैटेगरी के स्कैम का वो एक्सपर्ट है। वहाँ पे दिन भर फ़ोन करते रहेंगे लोगों को, और जो लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो लोग इनोसेंट हैं, भोले भाले हैं, जागरूकता नहीं है उनको, वो अपने सारे डिटेल्स उनको दे देते हैं। अगदी। तो मैं आपको सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि हमें कभी भी अपना पासवर्ड और पिन और सीवीवी नंबर फ़ोन पर नहीं देना है। अगर हमने, क्योंकि कोई भी बैंक, मैं सारे बैंक से बात कर चुका हूं, कोई भी बैंक अपना पासवर्ड, आपके क्रेडिट कार्ड या अकाउंट का पासवर्ड या पिन या सीवीवी नंबर फोन पर नहीं मांगता है। अगर कोई मांग रहा है उस नंबर की तुरंत रिपोर्ट हमारे ट्विटर हैंडल या हमारी वेबसाइट या हमारे ईमेल पर तुरंत भेजें। वो एक साइबर क्रिमिनल गैंग का नेटवर्क का एक हिस्सा हो सकता है। नंबर 2, आपको फिशिंग अटैक के बारे में कैसे पता चलना चाहिए। जब भी कोई पेज खुलता है तो उसका एक URL होता है, यूनिक रिसोर्स लोकेटर, मतलब उसका एक नाम होता है उस पेज का। जैसे आप जीमेल खोल रहे हैं तो www.gmail.com होता है। तो आपको वो URL जरूर देखना है, वो सबसे ऊपर लिखा होता है एक बैंड में। अगर उसमें फिशिंग अटैक करने हैं तो उससे मिलता जुलता URL लिखा होगा उसमें, जैसे कि gmails.com ऐसे एक जुड़ा होगा। तो जैसे ही आपको लगे ये ओरिजिनल URL नहीं है, इसका मतलब आप फिशिंग अटैक के द्वारा आपको फंसाने की कोशिश हो रही है, उससे रोकना चाहिए और तुरंत उस पेज की स्क्रीनशॉट लेके या वो URL की कॉपी लेकर साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को भेजना चाहिए। बँकाही वारंवार आपल्याला सांगत असतात की OTP देऊ नका, पासवर्ड देऊ नका, लोक तुमची फसवणूक करत असतात। जर अशी फसवणूक झाली तर कुठे तक्रार करायची, जर पुन्हा एकदा आपल्या प्रेक्षकांना सांगा। देखिए, आप साइबर क्राइम भी एक नॉर्मल क्राइम है। अच्छा। साइबर क्राइम को हम कोई विशेष दर्जा नहीं देते हैं।
तो आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर भी इसकी क्राइम की शिकायत लिखवा सकते हैं। अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो आप महाराष्ट्र साइबर के ट्विटर हैंडल्स, ईमेल्स या फिर हमारे फेसबुक अकाउंट कहीं पर भी जाकर आप अपनी शिकायत दे सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने भी एक साइबर क्राइम पोर्टल चालू किया है, उसमें भी आप घर बैठे अपनी तकरार लिख सकते हैं और उसको भेज सकते हैं। उस पे हम लोग जो भी कार्रवाई करेंगे समय समय पर आपको बताते रहेंगे। लस येणार आहे कोरोनाची, तर या संदर्भात सुद्धा फेक न्यूज येण्याची शक्यता नाकारता येत नाहीये। तर मग यासाठी म्हणजे त्या फेक न्यूज येऊ नये किंवा कशा प्रकारे मग त्यावर तुम्ही नियंत्रण विभाग कशी करडी नजर ठेवणे यावर? देखिए, कोरोना ने लोगों को इतना परेशान किया है, इतने लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ा, इतने लोगों को उपचार लेना पड़ा, इसलिए लोगों में एक बेहद उत्सुकता है, एक आशा की किरण है कि ऐसी लस आएगी, ऐसी वैक्सीन आएगी और हम लोगों को कोरोना की बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी और हमारा जीवन जैसे पहले था खुशहाल वैसा हो पाएगा। इसी होप की, इसी प्रॉमिस को फायदा साइबर क्रिमिनल गैंग्स उठाना चाह रहे हैं। इसकी हमारे पास पूरी माहिती है। 2 दिन पहले हमने भी ऐसी एक एडवाइजरी, जन जागृत एडवाइजरी अपने ट्विटर हैंडल पर प्रकाशित की है। कुछ दिन पहले इंटरपोल ने भी इसके बारे में एडवाइजरी जारी की है। तो साइबर क्रिमिनल ग्रुप्स 2-3 तरह के तरीके अपना सकते हैं, ऐसा हमें लगता है। एक तो वो ये बोल सकते हैं कि हमारे पास लस है, आप हमें पैसे भेजो, हम आपको लस भेज देंगे या वैक्सीन की एक डोज भेज देंगे या जितने डोज आपको चाहिए। ये सबसे सीधा तरीका है। ये हमें आश्चर्य होता है कि बहुत से लोग इस तरीके में फंस जाते हैं। उनको इतना अच्छी तरह कन्विंस करते हैं वो कि यार हमारा फाइजर कंपनी के साथ टाई अप हुआ है या हमारा एस्ट्राजेनेका कंपनी के साथ टाई अप हो चुका है, आप बस हमें पैसा भेज दीजिए या कुछ पैसा भेज दीजिए एडवांस, बाकी का पैसा आपको वैक्सीन मिलने के बाद मिल जाएगा, लेकिन आप किसी को मत बताना क्योंकि हम आपको प्रायोरिटी कस्टमर मान के स्पेशल केस में दे रहे हैं। हाँ, इस तरह से उनको प्रलोभन दिया जाएगा। ये एक तरीका हुआ। तो मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, कृपया ऐसे प्रलोभन, इंड्यूसमेंट्स, इस तरह के इंड्यूसमेंट्स में ना पड़ें और केवल अधिकृत लोगों से या विक्रेताओं से या गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत ही ऐसी वैक्सीन्स लें, क्योंकि हो सकता है वैक्सीन के नाम पर आपको कुछ और ही मिल जाए और वो आपके लिए आपका पैसा भी वेस्ट होगा और आपके लिए वो पॉइजन भी साबित हो सकता है जो चीज़ आपको मिल जाए। तो जो लोग भी इस तरह से अनधिकृत तरीके से लोगों को फंसाने की कोशिश करें, उनको वैक्सीन के नाम पर प्रलोभन दें, उन लोगों के नंबर्स, ईमेल आईडीज़, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स तुरंत हमारे साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को, महाराष्ट्र साइबर को भेजिए। हम उनके खिलाफ त्वरित एक्शन लेने की तैयारी में हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ डार्क नेट। डार्क नेट के बारे में पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा क्योंकि साइबर क्राइम करने का वो एक अड्डा है, इसीलिए उसका नाम डार्क है। डार्क डीड्स की जाती हैं, मतलब काली करतूतें वहां पर करने का एक माध्यम है। और डार्क नेट में आपको बता दूं 99% से भी ज्यादा इंटरनेट का हिस्सा है। मतलब जो आप इंटरनेट देखते हैं, गूगल, यूट्यूब या बाकी सब वेबसाइट्स, वो 1% से भी कम हिस्सा है। 99% से भी ज्यादा हिस्सा को हम लोग डार्क नेट या डीप नेट बोलते हैं। उस नेट की खासियत होती है कि नॉर्मल यूजर्स उस तक नहीं पहुंच सकते। उस तक पहुंचने के लिए एक स्पेशल टाइप का एक्सप्लोरर यूज करना पड़ता है जिसको हम लोग थॉर एक्सप्लोरर बोलते हैं। ये एक्सप्लोरर लोगों की आइडेंटिटी छिपा देता है। तो मैं आप सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि कृपया करके इस तरह के फ्रॉडस्टर्स से दूर रहें, उनको पहचानें। उनको पहचानना बहुत आसान है। जैसे ही कोई आपका पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स मांगे फ़ोन पर, तुरंत आप समझ जाइए, आपका एंटेना खड़ा हो जाना चाहिए कि यस, ये मुझे फ्रॉड करने की कोशिश हो रही है। जब भी आप कोई वेबसाइट में जाएं, कृपया उसका URL ठीक से चेक कर लें। अपना फ़ोन कभी भी किसी अनजान व्यक्ति को ना दें, क्योंकि 20 सेकंड के अंदर आपका फ़ोन हैक हो सकता है। अगर किसी आपने अनजान व्यक्ति को दिया, वो सिंपली आपके अंदर एक सॉफ्टवेयर डाल देगा आपके फ़ोन में, और वो सॉफ्टवेयर आते ही आपका पूरा डेटा उस क्रिमिनल के पास ईमेल के द्वारा जाने लगेगा। आप क्या बात कर रहे हो, आप
क्या ईमेल्स कर रहे हो, आप क्या मैसेजेस भेज रहे हो व्हाट्सएप के द्वारा, टेलीग्राम के द्वारा या किसी भी माध्यम के द्वारा, ये सब चीज़ें उस साइबर क्रिमिनल के पास पहुंचता रहेगा। आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स भी पहुंच जाएंगे, आपका पासवर्ड भी पहुंच जाएगा और वो आपके पूरे अकाउंट को खाली कर सकता है मिनटों में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को सावधानी और जागरूकता रहना चाहिए। इसी के अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप अपने फ़ोन के, अपने अकाउंट्स के, अपने बैंक अकाउंट्स के पासवर्ड्स बहुत ही स्ट्रांग रखें। अगदी अभी हमने एक सर्वे किया कि 80% लोग 1 2 3 4 का कोई कॉम्बिनेशन अपना पासवर्ड रखते हैं। हाँ हाँ तो उसको क्रैक करने के लिए एक सॉफ्टवेयर आता है जो कि 1 सेकंड से भी कम टाइम पे वो पासवर्ड क्रैक कर सकता है। उसको हम लोग पासवर्ड क्रैकर्स बोलते हैं। लेकिन अगर आपने 1 2 3 4 .xyz रख लिया तो 20 साल लगेंगे वही पासवर्ड क्रैक करने के लिए। अच्छा इतना ज़्यादा उसका। तो स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर्स, अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन करके अपना पासवर्ड रखिए। सर सोशल मीडियावर अनेकदा बनावट बातम्या येतात, फेक न्यूज होतीये आणि त्यामुळे मग कळत नाही की ही बातमी खरी आहे की फेक आहे, ती सत्यता कशी पडताळून बघायची? फेक न्यूज़ चेक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि उस न्यूज़ को आप गूगल कीजिए और जो ऑथेंटिक चैनल्स हैं, जैसे कि किसी ने ये कहा ये फला फला आदमी ने इतना बड़ा स्कैम किया, तो आप उसको प्रॉपर सर्च इंजन जैसे गूगल हुआ और भी कई सारे सर्च इंजन हैं जो कि क्रेडिबल हैं, जिनकी इंटेग्रिटी है, जिनकी रेपुटेशन है, उसमें वो न्यूज़ चेक कीजिए। उसके बाद भी आप ऐसे मेन स्ट्रीम पब्लिकेशन, उसमें ये न्यूज़ छपी है क्या, क्योंकि आजकल सबके ऑनलाइन एडिशंस हैं। हाँ। अगर ये न्यूज़ सच होगी तो कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में वो आएगी। अगर वो नहीं है तो आप उसको फेक न्यूज़ मान सकते हैं और यदि वो अपराध के कैटेगरी में आती है तो उसकी आप कंप्लेंट भी विभिन्न माध्यम जो हमने पहले बताए उसके द्वारा आप कर सकते हैं। पैशांची देवाणघेवाण फोन पे, गुगल पे यामधून होत आहे, म्हणजे हे जरी एका बाजूने विचार केला सोयीचं असलं तरी धोकेही तितकेच वाढलेले आहे। मग जर या धोक्यांपासून बचाव करायचा असेल तर काय करायला पाहिजे? डिजिटल पेमेंट्स करते वक्त ये बहुत ज़रूरी है कि आप सिर्फ क्रेडिबल वेबसाइट्स को या क्रेडिबल माध्यम के थ्रू ही पेमेंट करें। कोई भी ऐसा अननोन प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आपने पेमेंट किया तो आपका पूरा डेटा स्टोर होगा और शायद डार्कनेट में बिकने के लिए पहुंच जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम केवल क्रेडिबल, जो हम पे, जिस पे हमें विश्वास है, जैसे किसी व्यक्ति को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे विश्वास होगा तो उन्हीं माध्यम से पेमेंट्स करें। इसके अलावा अपने पासवर्ड, पिन, सीवीवी, एक्सपायरी डेट ऑफ कार्ड, इस तरह का सेंसिटिव डेटा कभी भी किसी को ना बताएं। अच्छा अपने पास सुरक्षित रखें। फोन के माध्यम से तो अननोन लोगों को बिल्कुल ना बताएं। तीसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब हम लोग अपना कार्ड देते हैं पेमेंट के लिए तो उसमें आपके ऊपर स्किमिंग अटैक हो सकता है। मतलब कि कोई आपका कार्ड स्वाइप करने के बहाने उसका पूरा डेटा चुरा के एक नकली कार्ड बना सकता है और आपका सारा पैसा, आपका अकाउंट खाली कर सकता है। तो स्किमिंग अटैक से बचने के लिए हमेशा अपने सामने ही, कभी आप होटल रेस्टोरेंट में जाएं, अपने सामने ही अपने कार्ड को प्रॉपर मशीन के अंदर डालें जिससे उसकी प्रॉपर स्वाइप हो सके। म्हणजे पहिलं कसं होतं की फक्त संवाद, कॉन्टॅक्ट करण्यासाठी फोनचा वापर केला जात होता, आता तो स्मार्ट झालेला आहे। म्हणजे बरेच व्यवहार आपण या फोनद्वारे करतोय आणि त्यासाठी प्ले स्टोअर्समधून आपण विविध ॲप्स डाउनलोड करत असतो आणि मग लक्षात येतं की ॲप डाउनलोड केल्यानंतर फसवणूक होत आहे। मग ही फसवणूक होऊ नये यासाठी काय करायला हवं? देखिए, बहुत सारी एप्स, बहुत सारे क्रिएटर्स वर्ल्ड भर में बना रहे हैं अच्छा और ऐप्स की वजह से हमारी लाइफ कितनी सिंपल हुई है। अभी हमें एयर टिकट चाहिए, हम एक ऐप के माध्यम से एयर टिकट बुक कर सकते हैं। हमें अभी किसी को पेमेंट करना है, एक ऐप के माध्यम से हम पेमेंट कर सकते हैं। पर ये ऐप कौन बना रहा है ये हमने कभी सोचा है? तो इसीलिए आप सिर्फ ऑथराइज्ड प्ले स्टोर से ही ऐप्स डाउनलोड करें। वो विश्वासु हैं, हालांकि पूर्ण विश्वासु कोई नहीं है। कभी कभी आपका विश्वास पात्र आदमी भी आपको धोखा दे सकता है, इसी तरह वो ऐप भी आपको कभी कभी धोखा दे सकते हैं, लेकिन कम से कम शक्यता कम हो जाती है। इसलिए ऑथराइज्ड प्ले स्टोर से ही ऐप डाउनलोड करें। उसके बाद एक दूसरा उसमें कॉलम आता है, परमिशंस आप क्या देंगे। मान लीजिए आपने कोई ऐप डाउनलोड की जो आपको रास्ता बताता है और वो आपकी परमिशन मांग रहा है, अपनी पिक्चर्स की परमिशन दे दो, अपने वीडियोस की परमिशन दे दो,
तो रास्ता दिखाने के लिए उसको पिक्चर्स और वीडियो की, उसको आपको सिर्फ जीपीएस लोकेशन की उसको जरूरत है। तो आप सिर्फ परमिशन दीजिए जीपीएस लोकेशन, पिक्चर्स, डेटा, वीडियोस, बाकी की परमिशन बिल्कुल नहीं दीजिए, वरना आपके वीडियो हो सकता है कुछ दिन बाद इंटरनेट में चलें आपकी परमिशन के बिना। सर, सध्या स्पॅम फोन कॉल असतात, म्हणजे मराठीत त्याला अनावश्यक येणारे कॉल, सतत त्याचा भडीमार सुरू असतो, तर त्यातून मुक्ती कशी मिळवायची? थोडक्यात मुक्ती शब्द यासाठी त्यांचं प्रमाण खूप वाढलेलं आहे, मग कसं म्हणजे त्यांना मुक्ति नियंत्रण? उनसे मिलना बहुत ही आसान है। हाँ, आपके सबके फोन्स में जो स्मार्टफोन्स यूज करते हैं सेटिंग्स होती हैं। आप वो फोन कॉल्स लगातार ब्लॉक करते रहिए। 15 दिन बाद आपको एक भी फोन नहीं आएगा, क्योंकि वो नंबर्स फिक्स्ड होते हैं। उन्हीं फोन से बार बार आपको फोन आता है। जब आप वो नंबर ब्लॉक करेंगे, 1-2 आठवड्यानंतर आपके सैकड़ों नंबर्स ब्लॉक हो जाएंगे और आप रियलाइज करेंगे कि उन फोन से आपको कॉल्स नहीं आ रहे हैं और उनकी संख्या कम होती जा रही है। बट आपका कहना बिल्कुल बराबर है, पर मेरा ये आपको सुझाव है सभी नेटिजन्स को कि कृपया आप ऐसे नंबर्स को सेटिंग्स में जाके ब्लॉक करते रहें। मैंने ये देखा है 15 दिन अगर आपने ऐसे नंबर सारे ब्लॉक किए तो स्पैमिंग कॉल्स की संख्या बहुत कम हो जाएगी आपके फोन में आने वाली। सायबर सुरक्षा जो प्रकल्प आहे तो 2016 मध्ये सुरू करण्यात आला, तर सद्यस्थिती काय आहे त्याची? देखिए, एक वर्ल्ड क्लास साइबर सुरक्षा प्रकल्प हमने चालू करने का प्रयास किया है। उसका हम लोगों ने पूरी रूपरेखा तैयार कर रखी है, परंतु इसकी जो मेन स्कीम्स है वो इतनी अगदी ब्यूटीफुल है कि आपकी इससे साइबर क्रिमिनल्स को भी बहुत बड़ा धक्का लगेगा, परंतु जो लोग नेटिजन्स हैं उनको सुरक्षा मिलेगी। पुलिस को भी टेक्नोलॉजी कैसे अपनी इन्वेस्टिगेशन में लानी चाहिए, टेक्नोलॉजी कैसे अपने एनालिसिस में लानी चाहिए, जैसे सेल फोन टावर से कैसा डेटा निकाल के उसकी एनालिसिस करनी चाहिए, जैसे कि किसी ने कॉल किया तो कॉल डेटा रिकॉर्ड्स की कैसे एनालिसिस करनी चाहिए, ये सब के बारे में बहुत बढ़िया वर्ल्ड क्लास माहिती, वर्ल्ड क्लास टूल्स मिलेंगे और हमें लगता है कि इस तरह की सुविधा, एक ग्लोबल स्टँडर्ड्स की सुविधा हमारे पास सायबर क्राईम से लढने के लिए होगी। आपण जर पाहिलं सर, ही जी फसवणूक होत आहे लोकांची किंवा हे जे गैरप्रकार घडत आहे, त्यात मुख्य जर आपण विचार केला तर केंद्रभागी लोक आहेत, कारण डिजिटल साक्षरता कमी आहे। तर या लोकांनी काय करणं अपेक्षित आहे असं तुम्हाला वाटतं? म्हणजे जाता जाता तुम्ही प्रेक्षकांना काय सांगाल, कोणती काळजी घ्या? अब हमें चाहिए कि हम अपना सुखद एक्सपीरियंस रखें साइबर हाईवे में। उसके लिए कुछ सावधानियां जो हमने इस प्रोग्राम में डिस्कस की हैं वो हमें फॉलो करना बेहद आवश्यक है। यदि आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं तो अपना साइबर सिक्योरिटी ऑडिट कराएं, फायरवॉल्स, एंटीवायरस सिस्टम से लैस करें अपने सिस्टम्स को जो कि अपडेटेड हों और साथ ही साथ उनका टेस्टिंग हो चुका हो, ऐसी फायरवॉल्स का यूज़ करें। यदि आप नॉर्मल सिटीज़न हैं तो अपने फ़ोन में आप अच्छी तरह से सावधानियां लें। कोई भी सस्पिशियस फाइल अगर आपके फ़ोन में आए उसको खोलें ना, तुरंत डिलीट कर दें। कोई भी स्पैमिंग कॉल आए उसको ब्लॉक कर दें। कोई भी ऐसी कॉल आए जो आपका पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स मांग रही है, उसकी इंफॉर्मेशन तुरंत साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को दें। और आखिरी में अपने हर अकाउंट का पासवर्ड रोबस्ट रखें। रोबस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें जिसमें स्पेशल कैरेक्टर्स हों, नंबर्स हों, अल्फ़ाबेट्स हैं। उनको क्रैक करना, उनको हैक करना बहुत मुश्किल होता है नॉर्मल सिंपल पासवर्ड जैसे XYZ 1 2 3 4 वगैरह के मुकाबले। तो मेरी सभी नेटिजन्स को, सभी सिटीजन्स को ये आग्रह है कि कृपया आप इंटरनेट में होने वाले फसवणुक से डरे नहीं, बल्कि अपनी जागरूकता बढ़ाएं। ऐसे प्रोग्राम्स देखें, गूगल सर्च से ऐसी जागरूकता और जानकारी लें और अपने आप को स्ट्रांग बनाएं जिससे कि कोई भी साइबर क्रिमिनल आपको परेशान ना कर सके। सर, आज आपण कार्यक्रमात आलात, खूप सखोल आणि सविस्तर माहिती दिली की सायबर सुरक्षा म्हणजे नेमकं काय, कशा प्रकारे काळजी घ्यायची, सावधगिरी कशी बाळगायची, फसवणूक कशा प्रकारे होते, या संदर्भात आपल्या प्रेक्षकांना इतकी सविस्तर आणि सखोल माहिती दिली त्याबद्दल आपले खूप खूप आभार। नमस्कार। नमस्कार।